हाँ बोलना बेटा। 19th वो मैं डिस्कस करूंगी ना पूरा। उसके अलावा 13 बाकी है होमवर्क का। 13 सब होमवर्क में किया है मैंने, करवा दिया। मेरे को याद नहीं है, टाइम हो गया इसके लिए। अच्छा ठीक है, क्योंकि अभी ना 3 इंटर के बैचेस चल रहे, नहीं 4 नहीं 3 चल रहे, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मैथ्स वाला 18 सम मैंने होमवर्क में दिया है, अभी 18 सम करोगे तुम लोग। 19 सम होमवर्क में थोड़ी अच्छा 19 सम होमवर्क में दिया, 18 नहीं दिया था। हाँ तो अभी 18 करना, आज का होमवर्क 18 सम है, ठीक है। 19 वाला सम चलो डिस्कस करते हैं हम लोग, और 20 बाकी है ना अपना करना, बस एक ही बाकी है ना इसके बाद। सो बेसिकली 18, 19, 20 में 19 तुम लोग करके आए हो, मैं 19 स्टार्ट कर रही हूँ, 20 करके आज हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे। ये चैप्टर में खाली एक ही सम बचेगा डिस्कस करना, 18th, दैट्स इट। अच्छा मैंने तुम लोगों को ये भी बोला था, हाँ याद आ रहा है मेरे को, धुंधला धुंधला 2 पेज छोड़ोगे इसमें, तूने वो ग्रुप में डाला था। यस ओके, क्वेश्चन नंबर 19। पहले तो इन द बुक्स ऑफ लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वी हैव 2 कंपनीज एंड वी आर गोइंग टू डू मैक्स लिमिटेड का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मिनी का अमालगमेशन अब्सॉर्प्शन में जाएगा। ओके तो यहां पे मैक्स लिमिटेड के लिए क्या क्या बोला है। शेयर सरेंडर वाला सम तो, और अगर तुम लोगों ने ट्राई किया तो रियलाइज करोगे सरेंडर एकदम यूजलेस था, वापस यूज किया हम लोगों ने नहीं, पूरे का पूरा कैपिटल रिडक्शन में ही चला गया। ओके मैक्स के पास गुडविल है जो मैं राइट ऑफ करूंगी, अदर फिक्स्ड एसेट, स्टेटस, स्टॉक, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, नॉमिनल वैल्यू 2 लाख। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल वैल्यू? फेस वैल्यू 2 लाख है, कॉस्ट 1,92,000 का ही पड़ा है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स राइट ऑफ, P&L डेबिट बैलेंस राइट ऑफ। शेयर कैपिटल 100 ईच 1500 है बेटा, रुपीज इन थाउजेंड्स में 3 जीरो लगेंगे, डिवाइड बाय 100 करोगे तो समझ सकते हो 15,000 शेयर है, और यहां पे भी 3 जीरो लगाओगे और डिवाइड बाय 100 करोगे तो यहां पे 5,000 शेयर्स है। यू हैव 15,000 इक्विटी शेयर्स एंड 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स। यू हैव जनरल रिजर्व ऑफ 180, अगर नेगेटिव गया तो इसको वापरेंगे। P&L, अरे इधर कैसे दिख रहा है बेटा, मिनी का है, इसका नहीं है, मैक्स का नहीं है। 12% डिबेंचर्स है 100 के, 6 लाख इधर मैं लिखूं, डिवाइड बाय 100 करूं तो 6,000 डिबेंचर्स है, एंड सेंट्री क्रेडिटर्स 4,15,000 है। ये इकलौता ऐसा समय जिसमें क्रेडिटर्स को रीवैल्यू करना है, ओके और वो भी अच्छा हो रहा है। 1 April 11 को मैक्स अडॉप्टेड द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इक्विटी शेयर्स शैल बी सब डिवाइडेड इनटू 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक इक्विटी शेयर 100 का था, 100 के नोट के बदले 10 के 10 नोट मिलेंगे, 1500 का 1500 ही रहेगा वैल्यू बेटा। यहां पे मैं लिखती हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 निकालना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू 10, यहाँ पे 1500 बेटा, रुपीज इन थाउजेंड्स रख रही हूं मैं। यस ओके, आफ्टर विच दे हैव मेंशन्ड दैट 50% शैल बी सरेंडर्ड टू द कंपनी। तो आपका जो नया इक्विटी शेयर आया है फेस वैल्यू 10 का, उसको आप ट्रांसफर कर दोगे शेयर सरेंडर में, बट ओनली 750। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? कॉमन फुल नहीं लिख रहे हम लोग, ठीक है। इसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल के लिए बेटा अरियर्स में है, एंड एग्जैक्टली कहीं पे भी ऊपर दिखा नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने बोला 90% वेव ऑफ कर देगा, तो बेटा इसका कोई भी एंट्री नहीं आएगा ऑफ द डिविडेंड क्लेम, एंड एक्सेप्ट पेमेंट फॉर बैलेंस। बैलेंस जो भी आएगा उसके लिए एंट्री आएगा, यस बेटा, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 13.5। अच्छा ये मैजिकल फिगर किधर से आया, चलो लिख के बताना पड़ेगा अपने को। अपने पास 5 लाख रुपीस का प्रेफरेंस शेयर था, जिसके ऊपर डिविडेंड कितना आएगा जल्दी से चेक करो, 9% डिविडेंड, 9% डिविडेंड फॉर 3 years। इसका खाली 10% ही पे करना है, 1,35,000 का 10%, 13,500। समझ में आ गया बेटा? परफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो हम लोगों ने किया था वो किसके रिलेटेड था? इन्वेस्टमेंट 105% पे बेचा, मतलब प्रॉफिट हुआ बेटा। 192 को बेचोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ओके, टू इन्वेस्टमेंट एंड टू
कैपिटल रिडक्शन, ऐसा कुछ आएगा बेटा। ओके 105% पे जो तूने सेल किया है यहाँ पे, अभी किसका 105%? बुक वैल्यू से गिनते हैं, लेकिन सेलिंग प्राइस के लिए 105% बोला है। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं प्रॉफिट और लॉस बुक वैल्यू को ही कंपेयर करके, इधर देख, इधर 192 ही आएगा, दैट गोज विदाउट सेइंग। अब मेरा क्वेश्चन है, इज इट 192 का 105% और इज इट 200 का 105%? दोनों भी केस में एक चीज तो क्लियर है, ऊपर किया है, अरे ऊपर किया है, इसका मतलब कि तुम लोगों का प्रॉफिट तो आने ही वाला है, तो उसमें मेरे को कोई भी मगजमारी नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। इशू मेनली है तुम्हारा अमाउंट क्या आना चाहिए, तुम लोग सोचेगा, समझेगा और मेरे को बताएगा लॉजिक के साथ, मस्ती में नहीं चाहिए आंसर। 105% किसका आएगा? चलो कैलसी उठाने का है ही नहीं इसमें, मेरे को ये दोनों में से एक का वैल्यू चाहिए। कौन सा वैल्यू आएगा वो तुम लोग सोचने वाले हो। नथिंग इसमें। मेरे को बताओ डिविडेंड किस पे आता है? फेस वैल्यू पे आता है। ओके इंटरेस्ट पे किस पे आता है? नॉमिनल वैल्यू पे। सेलिंग प्राइस क्या आगे अगर कुछ भी नहीं बोला है तो तुम लोग इसको क्या करोगे बेटा? अज्यूम कर सकते हो, जो भी तुम्हें कंसिडर करना है वो। क्लियर? हम लोग एक कॉमन अजम्पशन रखेंगे। अच्छा मैम आईसीए ने क्या किया? आईसीए में सम इस तरह से नहीं है, आईसीए में इन्वेस्टमेंट का ये एडजस्टमेंट ही नहीं है। अभी आईसीए की बुक में इन्वेस्टमेंट के आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, और इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स को उन्होंने अलग वे से ट्रीट किया है। ठीक है, पुराना सब मुझे पता है, अभी का लेटेस्ट में भी ये है, पता नहीं, मुझे पता नहीं है क्या है कि नहीं है। फिर ना काफी टाइम से पूछा नहीं था तो कंसेप्ट ही निकाल दिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स रखा था, उसको बेच रहे थे। अभी इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 105%, हम लोग कुछ नहीं बोला है तो फेस वैल्यू अज्यूम करते हैं। तो बेटा 200 का 105% करोगे तो 210 आएगा, और 210 में से 192 माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा? 18 आएगा। समझ में आया सबको? जिसने भी नहीं किया ये चेंज कर दो, क्योंकि बेटा अभी मैंने बोला ना इंटरेस्ट किस पे होगा, डिविडेंड किस पे होगा, तो हम लोग कुछ नहीं बोले तो इसको भी अज्यूम करेंगे इसी के ऊपर आर। उन्होंने फेस वैल्यू दिया तो कुछ तो काम होगा। अच्छा चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Debenture holders of 2,80,000 agreed to accept one machinery of book value 3 lakh in full settlement। बेटा अपने लिए बुरा हुआ, अपना तो 3 लाख का माल गया, पर सामने लायबिलिटी कितने का कैंसिल हुआ? खाली 2,80,000। तो यहाँ पे परसेंटेज कितना डिबेंचर्स का? ओके 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,80,000, यानी कि 280 लिखेंगे हम लोग। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 22। कौन सा वाला बोला है उन्होंने? वन मशीनरी ना, अदर फिक्स्ड एसेट्स में ना, राइट डाउन अदर फिक्स्ड एसेट्स, जो नाम दिया है वो लिखो बेटा, ब्रैकेट में चाहिए तेरे समझने के लिए। मशीनरी 300 खवाओ। हाँ तो हमने नहीं कही, हमने चालू थયું છે ક્લાસ में, એને કીધું બ્રેકમાં આવો, બ્રેકમાં દોઢ કલાકે। अच्छा आगे क्रेडिटर्स को हमने रीवैल्यू किया 3,50,000 पे, जब क्रेडिटर्स 4,15,000 था, तो अच्छा हुआ है अपना। तो मुझे बोल अच्छा होता है तो क्रेडिटर्स को बेसिकली मुझे कम करना है, मेरी लायबिलिटी कम करनी है। टू कैपिटल रिडक्शन, प्लीज कोई मुझे हेल्प करेगा। 350 पे वैल्यू करना है, 415 था, 65 का प्रॉफिट आएगा बेटा। 415 माइनस 350 लिख लेते हैं, इतना हुआ। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद देखते हैं। यस डेटर्स 5,90,000 हो गया बेटा। डेटर्स था कितना? 651, बुरा हुआ है। यस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितना है बेटा? 61। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट कौन सा एसेट दिया है रीवैल्यू करने के लिए अपने को? इसके बाद बोला है स्टॉक को 3,60,000 करना है। यहाँ पे से स्टॉक उठाया 393 से 360 करना है तो 33 से आएगा। एंड साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पे क्या क्या उड़ा सकती हूँ बेटा? गुडविल उड़ा सकते हैं एंड डिस्काउंट। यस गुडविल डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स
एंड P&L, ये सब साथ में उड़ा सकते हैं, किया क्यों नहीं है सम बेटा? कितने का गुडविल था? 22 और 411, 22,411 टोटल बोलता बेटा 527. करू केम नहीं भूलाई गयो? ओके तो पूछने बेटा, पूछो. अच्छा तो सांबर क्या भी कीधु? यूज शेयर सरेंडर. प्रीवियस दोनों सम में क्लियरली बोला था हम लोग इशू करेंगे उनको इक्विटी शेयर्स और इशू करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ शेयर सरेंडर. इफ यू सी ओवर हियर in this sum, 18th I've given you as homework. In this sum, whenever they said that they will be using shares surrender, they बोला है receive preference shares which are converted out of share surrender, equity shares out of share surrender, मतलब share surrender में से यूज करके देना है. पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी बोला नहीं है. जब कुछ नहीं बोलते तो सीधा क्या यूज करोगे? कैपिटल. बेटा वो डब्बा जो था वो डब्बे में शेयर्स थे, मैंने यहाँ पे किसी को भी शेयर्स दिया क्या? नहीं, तो यूज ही नहीं हुआ है. समझ में आया? अच्छा आगे इधर तक हमने लिखा. नेक्स्ट एंट्री जो है तुम्हारा एडजस्टमेंट नंबर 6. कंपनी पेड 15,000 पेनल्टी टू अवॉइड कैपिटल कमिटमेंट ऑफ 3 lakhs. कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 15,000 का पेनल्टी. एंड इसके साथ साथ डू नॉट फॉरगेट तुम्हारा जो भी शेयर सरेंडर में बैलेंस है उसको तुम्हें कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना है विच इज 750. एंड एट द एंड यू आर गोइंग टू ट्रांसफर योर कैपिटल रिडक्शन बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. इसके लिए अपने को छोटू सा कैपिटल रिडक्शन बनाना है. मेरे शेयर्स सरेंडर तो हुए थे लेकिन शेयर्स किसी को भी रीइश्यू किए नहीं है, तो आएगा ही नहीं वो बेटा. हो गया? चलो इधर चेक करने दो. अभी एंट्री नंबर 1 में नो कैपिटल रिडक्शन, 2 में नहीं, 3 में डेबिट 13.5, 4th एंट्री में क्रेडिट 18, 5th में डेबिट 20, 6th एंट्री में क्रेडिट 65, 7th एंट्री में डेबिट 527, 8th एंट्री में क्रेडिट 8th एंट्री में डेबिट 15 और 9th एंट्री में क्रेडिट 750. बोलो बेटा यही तरफ बैलेंस आना चाहिए. $257.5. ठीक है, यहाँ पे 257.5 मैंने रुपीज एंड थाउजेंड्स लिखा बेटा. ऐसा कुछ तुम लोगों ने किया रहेगा. अब मुझे चाहिए इसके नीचे तुम लोग 2 पेजेस छोड़ दो, 2 साइड्स. कौन से कंसेप्ट के लिए बेटा? अमालगमेशन, अब्जॉर्प्शन वाला कंसेप्ट अंडर द चैप्टर अमालगमेशन. बाकी है? हो गया बेटा? सबका हो गया? ओके तुम लोग पेज छोड़ दो ना, छोड़ दोगे. अभी लास्ट क्वेश्चन बचता है अपना, क्वेश्चन नंबर 20. ओके यू आर गोइंग टू रीड दिस सम, फुल फ्लेज सम है. बैलेंस शीट भी बना लेंगे इसका. 10 पॉइंट से है, स्टार्ट करेगा आखिरी समय ट्राई करने का. चलो बेटा स्टार्ट करो. खाली इट का मतलब समझा दो तुम लोगों को, जिसको भी क्वेरी है. आई थिंक हो सकेगा. तो बैलेंस वाला तो समझ में आता है कि रेड्यूस करना है. रेड्यूस एक, अच्छा 100 का आइटम मेरे को 70 पे रेड्यूस करना है, मतलब 70 पे लेके आना है और 30 माफ करना है, बरोबर. और ये 70 के लिए क्या इशू करना है? इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, जो भी बोले. तो मुझे बोलो एंट्री तुम लोगों ने किस तरह से की है? अरे बेटा 30% माफ किया, इक्विटी इशू करेंगे और 100% वो कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे. देखो आम जिंदगी में एंट्री आता क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स जो भी है डेबिट,
2 equity share capital and 2 capital reduction. 70% तक रिड्यूस करके बोला है इट इज टू बी सेटल्ड. इट मतलब 70 की बात कर रहे हैं. 70% को सेटल करना है. बेटा कर दो इसका 70%. है कितना ये? 1,15,000. ओके ये नहीं, ये वाला 1,15,000 का 70% निकालो. 80,500 की इक्विटी शेयर्स देंगे और बैलेंस कितना आता है? कितना? 34,500 कैपिटल रिडक्शन में. आम जिंदगी में ऐसा एंट्री आता. शेयर सरेंडर में क्या आएगा बेटा? इन दोनों का अलग अलग एंट्री आएगा. क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स को हम लोग 1,15,000 को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे और फिर शेयर सरेंडर से इक्विटी शेयर्स देंगे 80,500 का. ठीक है. इक्विटी इसका एंट्री ही क्यों बता रही हो तुम लोगों को? शेयर सरेंडर वाला पार्ट है वही समझा रही. समझ में आ गया? इट का मतलब है 70% की बात कर रहे हैं. एक समय मैंने कट करके बैलेंस लिखवाया था, उसमें मैंने चेंज करा था क्योंकि मुझे चाहिए दोनों भी देख लो तुम लोग सही से. यू शुड नो एवरीथिंग. मैंने एग्जाम्पल में भी बैलेंस लिखवाया था. बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. अंडरस्टैंड डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ देम. क्या हो गया? सुना समझाइयो बोल. कुछ नहीं समझाए तो बोलो, टाइम पास है तो ठीक. When I say I'm reducing it by 70% and it is to be done, that means it represents that 70% itself. मैं भी जर्नल एंट्री स्टार्ट करी हूँ, बाद में कंफर्म करेंगे हम लोग. ठीक है. कॉपी नहीं करना. एडिशनल डिबेंचर इशू करे છે इट इज ऑलवेज फॉर कैश. बैंक થાય ને બેટા? હમણાં દેખાડ. અચ્છા આને મેં હમણાં શીખવાડ્યું ત્યારે તું શાયદ આ નહોતું ને ત્યારે यू वर नॉट देयर. अरे बेटा अभी एक डाउट आया था कि हम लोगों ने पहले भी एक सम में डिबेंचर्स इशू किया था. इशू करना मतलब क्या करना? नॉर्मल इशू कैश के लिए होता है. यहाँ पे मैंने क्या डिबेंचर्स इशू किया, इसको भी 12% डिबेंचर्स. फॉर मीटिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. बेटा वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैश. कैश बैंक. इसके लिए हमने एडिशनल डिबेंचर इशू किया है. ₹4 लाख का डिबेंचर इशू करना.
यहाँ डाउट आएगा तो बेटा तू मुझे बिंदास पूछ, तेरा बाकी था। पूरा एक्सप्लेन तो करने वाली हूँ मैं, डोंट वरी। $8.05, 80,500। बोल बेटा, क्या अटक्यो क्या? ड्यूस की वजह से क्या? आई हैव मेड यू राइट मेनी टाइम्स, ड्यूस इक्वल्स टू कैपिटल प्लस इंटरेस्ट। ये देखो प्रीवियस टर्म्स, तू भी गया ना, बहुत बार मैंने लिखा है तुम लोगों को ये चीज। ये देख यहाँ पे भी लिखा है, पेज नंबर 5.2 पे देखोगे, क्लेम्स या ड्यूस का मतलब होता है कैपिटल प्लस इंटरेस्ट। रिवाइज किया करो, ये ना छोटी छोटी मिस्टेक ही करते हो तुम लोग, बड़ी वाली नहीं करते। एक सेकेंड, ये 8.05 नहीं आ सकता, 0.805, 6.4 माइनस 0.805। कोई मेरे को बताएगा बेटा आंसर कितना आता है? ये दोनों को माइनस करो। कॉपी मत करो, खुद से करो, विल डिस्कस टुगेदर। फाइव 95 है, खाली 95 नहीं है।
0.216 आता है, 0.216 से या 0.0216 से, जरा कंफर्म करो। RDD बरोबर है ना? ये तीनों का टोटल निकालोगे तो बताना। I need balance of capital reserve. काट के नेहा बोलेगी मुझे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड एंट्री है, थर्ड एडजस्टमेंट, उसमें अटकिए। यहाँ पे देख बेटा, थर्ड एडजस्टमेंट देखो, बोलता है कंपनी वुड इशू एडिशनल 12% डिबेंचर्स ऑफ 4 लाख रुपया। बेटा 12% डिबेंचर्स इशू करना है तो एंट्री क्या आएगा, बैंक टू 12% डिबेंचर्स आएगा बेटा 4 लाख। क्यों कर रहे हैं इशू? फॉर मीटिंग इट्स वर्किंग कैपिटल एंड टू सेटल बैंक ओडी एट 90% ऑफ द अमाउंट। हम लोग 4 लाख इशू करके रोज रोज के खर्चे करेंगे और 90% बैंक ओडी भी पे कर देंगे। ऊपर देख बेटा, बैंक ओडी कितना दे के रखा है तेरे को, बैंक ओडी 1.4 दिया है, लेके एलसी पे 1.4, उसका 90% फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में पे करना है। उसका 90% कितना आया, 1.4 इंटू 90%, क्या करें इतना टाइप, बरोबर है। तो मैंने बोला बैंक ओडी लायबिलिटी गई, सामने पैसा गया 1.26 और बाकी का मेरा अच्छा हो गया, नहीं पे करना है। फुल एंड फाइनल मतलब पूरे 100 के बदले खाली 90 देके छूटा कर दिया। समझ में आ गया? हाँ, $0.229। पहले 5 जर्नल एंट्रीज देख लो सब लोग। पहले स्प्लिट किए, 16 के सामने 16 छुट्टा देने में कोई भी पैसा कटता नहीं है। उसमें से बोला 40% सरेंडर करे तो 6.4 का सरेंडर में डाल दिया बेटा पैसा। सबको पहले 2 एंट्री करेक्ट आना चाहिए। थर्ड एंट्री बोले 6% प्रेफरेंस शेयर्स 8 के बदले हम उनको 5.6 के डिबेंचर्स दे रहे हैं और ऊपर का 30% कैंसिल हो रहा है। कैसे किया, 30% कैंसिल करके 70% का 5.6 दिया, वैसे ही ट्रेड पेबल्स का है। अभी बोला है कि 4 लाख के नए डिबेंचर्स इशू करो, किया ताकि अपने पास वर्किंग कैपिटल रहे और हम लोग लायबिलिटी में बैंक ओडी को 90% पे कर सके। तो ले कर दिया 90% पे। हाँ ठीक है, आई वुड से अलग करो, बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि बैंक ओडी डेबिट और सामने 2 डिबेंचर्स लिखती है ना बेटा, तो ऐसे लगता है बैंक ओडी को डिबेंचर चिपका है। इट मेक सेंस कि इसके सामने ही आया, मतलब दोनों में से कहीं पे भी तूने डिबेंचर चिपकाया हो सकता है, पर तूने डिबेंचर बैंक ओडी को नहीं चिपकाया है, तूने फ्रेश डिबेंचर इशू किया है और बैंक ओडी कैश में दिया है। सो होपफुली मार्क्स नहीं काटे, लेकिन 2 अलग ट्रांजेक्शन कंप्लीटली है तो उसके मार्क्स काट सकते हैं कंबाइन किया तो।
ठीक है। फिर बोला 10% डिबेंचर ने फर्नीचर एंड फिक्सचर ले लिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स और ड्यूज, यानी कि प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। उसके सामने क्या ले लिया बेटा, फर्नीचर एंड फिक्सचर। वो तो कम प्राइस का था, मेरा अच्छा हुआ, कैपिटल रिडक्शन में गया। ट्रेड पेबल्स पूरा हटा दिया और बोला 70% तक अपने को रिड्यूस करना है उसका क्लेम, यानी कि 30% माफ कर देना है क्लेम, और वो 70% के लिए हमें इक्विटी देना है। तो बेटा देख लो, ट्रेड पेबल्स टू कैपिटल रिडक्शन पूरा डाल दिया और उसके सामने 70% का पे किया। बेटा पूरा उड़ाने के सामने 70% दे रहे, मतलब 30% के लिए कुछ भी नहीं किया, माफ हो गया, सॉरी। उसके बाद बाकी का बोला जितने भी शेयर्स बच गए उसको क्या करोगे तुम लोग, कैंसिल कर दोगे। तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस कैंसिल हो गया तुम लोगों का, टू कैपिटल रिडक्शन, सॉरी। कितना है, 5.595, हाँ 5,59,500। उसके बाद बोला टैक्स प्रोविजन 50,000 पे सेटल हुआ, पर हमने तो 42,000 का ही प्रोविजन किया था, तो अपने साथ खराब हुआ है 8,000 से। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट, पीएनएल और आरडीडी सब आ गया तुम्हारा। इन्वेंट्रीज को अपवर्ड रिवैल्यू है, इंक्रीज बोला है 32 से, बैलेंस आ गया कैपिटल रिडक्शन। प्लीज कंफर्म करना, जिसका भी बाकी है लिखना चालू करेगा बेटा। फर्स्ट 5 एंट्रीज में से किसी का बाकी है तो आई विल वेट। फर्स्ट 5 हो चुका है सबका, यस। 6 से लेके 10 तक यहाँ पर है, 6 से लेके 9 तक है रहता। कैश फ्लो, मुझे आज इन्होंने बोले 10-15 मिनट जल्दी निकलने के लिए, जल्दी निकलने के लिए बोला भैया ने। नीचे विश्वनाथ सर को भी बोल रहा है, उनका ट्रेन है और वो बंद करके ही जा सकते हैं, उनका ट्रेन है बाहर गांव जाने का, नीड्स टू लीव 15 मिनट्स अर्ली। नथिंग टू वरी, वैसे भी अपना कल एक बोनस लेक्चर आ गया, अच्छा किया तुम लोगों ने। तुम लोगों से बात करने के बाद ही हुआ है मेरे ख्याल से, ना। पर 8 o'clock हमने पूछा था ना, 8 o'clock का तुम लोग ठीक थे, 8 to 12 रखे थे। करना है क्या 8? आई डोंट माइंड। देख वैसे भी मेरे को ही ब्रांच खोलना है कल, नक्की कर लो और मेरे को एंड तक बता दो, आई डोंट माइंड। क्या प्लान है तुम लोग ना, नक्की करके मेरे को खाली मैसेज डाल देना ना, तो कल सुबह उतने बजे में आ जाओ। देख मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 हो कि 9 हो, मुझे तो 2 मिनट में पहुंच जाना है, ना धो के। हाँ तेरे को भी, तो जरा नक्की कर लो आपस में, पोल वोल कर दो। हाँ हाँ कर लो तुम लोग, नक्की कर लो। आई थिंक इट वॉज बिकॉज द पर्सन वॉज नॉट अवेलेबल, तो उनको लगा 9 बजे आ जाएंगे, पर अभी मैंने उनको बोला मत आओ आप। नहीं वो खोली लीज, आई हैव द कीज, नीचे भी पड़ा है और मेरे पास भी है। वी विल, अभी मेरे को ही खोलना है, तो तुम लोग 7 बजे बोलोगे तो भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, वैसा हो गया। सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई विल कम, ठीक है। अभी चाबी तो है ही मेरे पास एक, एनीवेज कोई ना થવાનું, મને જ કરવાનું છે। सो नो वरीज, हाँ अभी तो रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। कोई इशू नहीं आएगा, हम लोग कर लेंगे स्टार्ट, ठीक है। मैं आ जाऊंगी इधर 8 o'clock को, अगर रख रहे हो तो आई विल कम बाय 7:50, उसके पहले तो बाहर खड़े रहना, 7:50 को मैं आ जाऊंगी। तू 8:05 को आएगी, वेरी गुड। 8:15 से लेक्चर लग, तू 8:20 को आएगी, जाने दे। 8 को रखते हैं, 7:50 को मैं आ जाऊंगी, ताकि क्या कुछ लाइट्स वगैरह का हो तो पता लग जाए अपने को, और ये पीसी चालू हो जाए सिस्टम। इस सिस्टम का स्विच किधर है, पर्दों के पीछे ना, डन। सब चालू कर देने का, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ओके तो 8 to 12 रखते हैं, परफेक्ट है। हाँ तो 8 to 12 रखेंगे तो 12 to 1 में जा पाऊंगी। क्रॉसफिट, ओडियन, सैटर्न क्या है,
अरे हाँ, वो मेरे घर के पास है, लेकिन ना क्राउड अच्छा नहीं आता है। वही राजपुर एम्पायर, अक्सा वाला बिल्डिंग ऊपर। हाँ, इट इज 20 meters अवे फ्रॉम माई हाउस, लिटरली। मुंह भी धो के जाओ तो 1 सेकेंड में पहुंच जाओ, वैसा हो गया। बट द क्राउड इज नॉट गुड इन वेस्ट। हो गया सबका लिख के? કેટલું બાકી છે બેટા તારે લખવાનું? अच्छा, अकाउंट बना रहे हैं। ओके, बनाना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। चलो फ्रेश में बनाओ, फेयर में। नहीं, वो मैं बनवाने ही वाली थी, डोंट वरी। मैं तो वेट की कर रही थी करने का। सभी बना रहे, मैं भी बना रही हूँ। फर्स्ट एंट्री कुछ नहीं, सेकंड में कुछ नहीं, थर्ड में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है और 6% प्रेफरेंस बाय 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में जो गया एंट्री नंबर 3 में, दैट इज 2.4। फिर एंट्री 4 आएगा जिसमें कुछ नहीं है। एंट्री 5 में कैपिटल रिडक्शन 0.14 से क्रेडिट और बैंक ओडी डेबिट बाय बैंक ओडी 0.14। उसके बाद एंट्री नंबर 6 में कैपिटल रिडक्शन 0.72 क्रेडिट, सामने 10% डिबेंचर्स लिख लो, बाय 10% डिबेंचर्स 0.72। हमें पता नहीं ना किसके सामने गया, तो लेट अस कीप डिबेंचर्स ओनली, ओके? या डिबेंचर होल्डर्स लिख सकते हो अगर कंबाइन करना है तो। आफ्टर दिस ट्रेड पेबल्स 1.15 to capital reduction, again capital reduction debit by trade payables 1.15। SS to equity share capital में कुछ नहीं, SS to capital reduction 5.595 by share surrender। सब जगह कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है बेटा। अभी डेबिट हुआ 0.08 से। क्यों? प्रोविजन फॉर टैक्स की वजह से हुआ है। डोंट राइट बाय टू बैंक, प्रोविजन फॉर टैक्स की वजह से हुआ है बेटा। बैंक लाइक हुए तो कैंसिल कर दीजिए। बिकॉज प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोगों ने कम क्रिएट किया था, उसकी वजह से अपने को लॉस आया। नेक्स्ट, capital reduction debit to investment P&L to RDD, to investment to P&L to RDD 0.70, 9.1, 0.216 और बाय इन्वेंट्रीज कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है लास्ट में 0.32। आपके पास बच रहा है टू कैपिटल रिजर्व 0.229, 22,900। हो गया सबका लिख के? कैन वी सी कि हम लोगों ने हर एक सम के एक्सेप्ट वन जो तुम लोग ट्राई करने वाले होमवर्क में? यस, डन। एक बार ये चैप्टर देख लो, कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे क्लियर करवा दो। 5 मिनट दे रहे हो, जस्ट गो थ्रू ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने मार्क करवाए हैं ऊपर। चलो सब लोग फटाफट से देख लो ये चैप्टर। क्या हुआ? एक कभी कुछ बोलता नहीं है, एक अलग ऐसा हंसता रहता है मेरे सामने। इसको अलग खुन्नस है मेरे पे। कल का है कुछ बोल दो। तो जान ए यार, ऐसा मन नहीं करने का, मेरे को भी बताओ यार। मेरे को फोमो हो रहा है अभी। क्या था?
फुल फॉर्म क्या है बोल तो। ठीक, चलो कोई मत बता। मम्मी प्लीज बी सेफ, प्लीज बी सेफ, मेरा फोन प्लीज। स्क्रीन कार्ड नहीं लगाए रे, आ कंटाड़ो आवे छे। ए पैसा न चुप रे, माइकल कोर्स मारा પાસે નથી। લઈ લીધું છે, આવે છે, લઈ खरीदी લીધું। I'll show you फिर फोटो। चलो हो गया सबका। एक बार एक्टिंग तो कर बेटा, गो थ्रू करने का टाइम दिया था। एक्टिंग भी नहीं करना है, अज्यूम कर रहा है हो गया है। नया बेटा क्लियर है? यस तेरा जो भी मिस हुआ है ऐसा है तो मुझे बोल दे, हम लोग बैठ के कर लेंगे जब भी तुझे टाइम होगा। मतलब 1 घंटे का अगर ब्रेक हुआ, मैं जल्दी आ गई तो बैठ जा मेरे साथ, या फिर लेक्चर के बाद जब भी यू आर कंफर्टेबल बैठ जा। जो भी मिस हुआ है मैं करवा दूंगी, ठीक है? अब चालू करते हैं तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का स्टोरी। ये सब नल्ले चैप्टर्स थे तुम्हारे। बाय बैक वाज इजी। इंटरनल रिको का भी इतना वेटेज नहीं है जितना ये तीनों चैप्टर्स का है। ओके तो उसका पहला चैप्टर मैं करवा रही हूँ अभी फिलहाल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट है अमालगमेशन, और तीसरा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ब्रांच वापिस से नल्ला डुल्ला है, कुछ खास नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना बेटा नाम ही समझो, सबसे पहले तो तुम लोगों को दिमाग में रखना है कि हम लोग कैश के बारे में बात करें, पीएनएल नहीं। क्योंकि ये चैप्टर में आधा टाइम अपना ध्यान होता है, अरे मैडम पीएनएल में तो कुछ और जाता है, लेकिन वो पीएनएल है। मैं पूछ रही हूं कितना कैश फ्लो हुआ है कंपनी में। बेटा फ्लो इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। मांगा है बैलेंस शीट? अच्छा क्या पोपट करवाता यार तू, पहले बोल देता ना यार, मेरे को लगा बस 2 ही चीजें हैं। और मस्त हम एकदम अंदर कंसेप्चुअली करवाने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर का बैलेंस शीट नहीं करने का है क्या? चल बैलेंस शीट करते हैं अपन। बैलेंस शीट तो कर दे रहा था ना, एज एट डैश एंड रेड्यूस्ड। चलो डन, थैंक यू। मैंने जगह छोड़ दी है, मैं कल आके तुम लोगों को कराऊंगी। एक कल करके आओगी क्या? कर लोगे ना कल? ओके यस। नहीं कैश फ्लो में कोई होमवर्क नहीं दूंगी मैं आज, ऑलरेडी तुम्हारे पास काफ़ी है। उसमें भी मैं तुम्हें इतना माफ़ करती हूँ, आज रात को जा रहे हो, कल सुबह वापस से आ रहे हो। 18th नहीं भी हुआ तो आई कैन अंडरस्टैंड, एटलीस्ट बैलेंस शीट खत्म करके आना। 18th उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में देख लेंगे हम लोग, चलेगा? ओके अभी क्या हुआ? 2 पेज छोड़ दे, 2 साइड्स। और सीआर का अगर अकाउंट बनाने को मन करे जोर जोर से। अच्छा इसका ना बोल रहे हो ना, इसका बैलेंस शीट है, 18th में भी बैलेंस शीट है, 18 में भी बैलेंस शीट है। टोटल 6 पेजेस छोड़ दो। इसका 2 पेज का बैलेंस शीट, 18 का 2 पेज का जर्नल एंट्री और 2 पेज का बैलेंस शीट, 6 साइड्स छोड़ दो। हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्लीज करवाने दो। ओके अच्छा अपना एक कंपनी है, ठीक है? अपने कंपनी में हम लोग क्या करेंगे बेटा? सेल्स करेंगे, हाँ कि ना? वो सेल्स करने के लिए या तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा या तो परचेस करना पड़ेगा, कुछ तो भी। वो तुम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग वाला सीखा था फाउंडेशन में। तो या तो परचेस कर रहे हैं या तो मैन्युफैक्चर करे, तो खर्चा आ रहा है। फिर वो खर्चे से जो भी सामान बना उसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा भाव पे बेच के पैसा कमाएंगे। अच्छा ये सारे प्रोसेस में खाली इधर से ही पैसा आता जाता नहीं है। हो सकता है मेरी कंपनी थोड़ी बड़ी हो गई तो मैंने क्या किया? शेयर्स इशू किए। मैंने हो सकता है बैंक से लोन लिया था वो रीपे कर दिया है। हो सकता है मैंने नया मशीनरी खरीदा है और पुराना वाला बेच दिया, पुराना वाला बेच के नया वाला खरीदा। मतलब समझ सकते हो हर एक ट्रांजैक्शन जो भी मैंने बोला उसमें कैश आ रहा है या जा रहा है। तो एट दी एंड तुम्हें ये बताना है कंपनी में नेट कैश आया है या नेट कैश गया है, उतना बताना है। ये है तुम्हारा कैश
फ्लो स्टेटमेंट, पर उसको हम लोग डिटेल में अभी समझेंगे। ये मैंने तुम लोगों को कल बेसिक बताया, चैप्टर का नाम का मीनिंग। ओके, अभी तुम लोग अगर समझोगे तो तुम्हारे पास इधर कैश अकाउंट होता है, कैश बैंक अकाउंट। हेल्प करना मुझे, अगर मैं बोलूं मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन ईयर के स्टार्ट में 1000 रुपये था और ईयर के एंड में आते आते बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1500 हो गया, इसका मतलब कंपनी में कह रहे से 500 रुपये नेट आया रहेगा। आज सुबह तूने हाथ में घर से लेके निकला जितना भी पैसा, रात को तू चेक करेगा कि तूने कमाया है या गवाया है। दैट विल नॉट बी योर प्रॉफिट, दैट विल बी योर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, ठीक है। जरूरी नहीं है जितना कमाया उतना पूरा हाथ में आ जाए, उसी को तो क्रेडिट सेल्स बोलते हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीएनएल और ट्रेडिंग एट ऑल, मैं खाली लिक्विडिटी की बात कर रही हूँ। तो मुझे दिख रहा है क्लियरली कंपनी में 500 रुपया इनफ्लो आया है, पर कहां से आया चलो वो डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले कैलसी लेते जाना, यहां पे आएगा तुम लोगों का टू कैश सेल्स, जो भी सेल्स कैश में किया इमीडिएटली पैसा आ गया। कैश सेल्स था मेरा 48,000, ठीक है। और जो उधारी वाला सेल्स था उसका थोड़े टाइम बाद पैसा आएगा, पिछले साल की उधारी आज चाहिए होगी, तो इसको मैं बोलूंगी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से मुझे पैसा आया है 23,000। अब ना मैंने क्या किया, मैंने ना करंट ईयर में थोड़े से इक्विटी शेयर इशू किए थे, आईपीओ लाया, तो मेरे को बोल उससे पैसा आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल से मान के चलो मुझे आया 53,000, ठीक है। इतना सारा पैसा आया। और कहां से पैसा आ सकता है, तुम लोग कुछ सोच सकते हो तो जरा बताओ। सेल ऑफ एसेट्स, यस, एसेट इन्वेस्टमेंट नहीं, लोन के बदले मैंने इक्विटी बता दिया, ठीक है, इश्यू ऑफ इक्विटी। अच्छा, एसेट बेचा, सेल किया है मैंने मेरा एसेट। कौन सा एसेट सेल किया बेटा, इन्वेस्टमेंट बेच दिया मान के चल, या फिर फिक्स्ड एसेट बेच दिया, दोनों में से कोई भी बेच दिया, तो पैसा आएगा। बेटा इधर कौन सा वैल्यू लिखो, कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस? ऑब्वियसली हाथ में जो पैसा आएगा वो लिखना पड़ेगा क्योंकि पैसे का अकाउंट है। तो मैंने बोला मैंने जो एसेट बेचा उससे मुझे 5,000 रुपीज आया है खाली। कितना हो गया टोटल तेरे पास? 1,30,000, पूरा 1,30,000। ओके, यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ बाय बैलेंस कैरी डाउन 1500। 1,30,000 रुपीज मेरे पास इनकम था, कहीं ना कहीं से इनफ्लो था। इनकम के बदले क्या बोलेंगे, इनफ्लो। इनफ्लो इतने का आया, इसमें से ऑलरेडी 1,000 तो था ही, तो कहने से इनफ्लो 1,29,000 का है। बोलो हाँ कि ना, करंट ईयर में है? हाँ। इसमें से मैंने कहां कहां पैसा खर्चा है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी तूने सामान जो बेचा है 48 का कैश सेल्स और ये सब, उसका हमने कुछ तो परचेज किया रहेगा। परचेज कैन बी इन कैश और इन क्रेडिट। कैश का इमीडिएट पेमेंट कर देंगे हम लोग। कैश परचेजेस मैंने कहा 30,000 का हुआ है, और उधारी वाले को पेमेंट देना पड़ेगा टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे किया है मैंने लेटर से 41,000 लिखा बेटा सब लोगों ने। कितना बचा है? 1,39,000। पागल है क्या? 1,30,000 में से अगर मैं माइनस करूंगी 59,000 बचा है। अब मैं बोलती हूं कि मैंने सैलरी पे कर दिया, सैलरीज पेड, ठीक है। लेटेस्ट से हमने सैलरी पे किया 9,000 का, तो 50,000 बचा भी तेरे पास। फिर मैंने भाड़ा पे किया, रेंट पे किया है। कितने का रेंट पे किया है? 10,000 का। कितना बचा बेटा? 40,000 बचा। अब मैंने एक नया फिक्स्ड एसेट खरीदा है, और जो फिक्स्ड एसेट खरीदा है वो 25,000 का खरीदा है। कितना बचा है बेटा? मेरे को बताओ ना, अभी कितना बैलेंस बचा इधर? 13,500। अरे हाँ ठीक है, सुन, अरे सुन ना रे डांबर, 13,500 बचा है। मैंने यहाँ पे बैंक लोन पे किया 13,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया 500, तब मेरे पास 1,500 बचा है। पर नेट 500 ही आया है, क्योंकि नेट 500 कैसे बेटा, ये बाकी सब कुछ उठाओगे ओपनिंग और क्लोजिंग छोड़ के तो 500 आता है, हाँ कि ना बेटा? हाँ। तो ये ढूंढने के लिए 1,500 ढूंढने के लिए तुम्हें क्या लगा, ओपनिंग प्लस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो विल गिव यू क्लोजिंग।
इसको बोलते हैं नॉर्मल कैश अकाउंट। अब ये साधारण जीवन में बहुत प्यारा लगता है, पर हम लोग थोड़े हाई फंडू जीवन में जा रहे हैं। मैंने बोला ये सब तो ठीक है, इसको ना थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करो ना, विंडो ड्रेसिंग करो ना इसको थोड़ा। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या बेटा? तुझे बोला गया कि भाई हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को ऐसा कैश नहीं दिखा सकते। उसको समझेगा, सब समझेगा, लेकिन कई चीज उसको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा आइटम क्या है। अपना बिजनेस शायद पता हो, नहीं पता हो। मैंने भी कई शेयर्स में ऐसे ही नाम दिया है, डाल दिया पैसा, मेरे को नहीं पता उनका मेन बिजनेस क्या है। तो उसने सेल्स दिखाया भी होगा, सेल ऑफ सो एंड सो, तो मैं समझेगी अरे यार डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ये क्या बेचा है उसने, फिक्स्ड एसेट बेचा है कि क्या बेचा है। मान के चल वो गाड़ी का बिजनेस है, इसने दिखाया सेल ऑफ कार, मेरे दिमाग में आएगा फिक्स्ड एसेट बेचा है। वो उसका स्टॉक हुआ ना कि फिक्स्ड एसेट हुआ बेटा, स्टॉक। तो मुझे बोला गया है आपको ये पूरे अकाउंट को 3 मेजर एक्टिविटीज में डिवाइड करना है। यस, पहला आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? चलो मेरे को बताओ बेटा, ऑपरेटिंग यानी कि क्या? डे टू डे बिजनेस करते हैं और जिससे तुम्हारा मेन पैसा कमाते हो तुम लोग। ऑल आर रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस अर्नड एंड इनकर्ड। इनकम अर्न करेगा और एक्सपेंस इनकर करेगा बेटा। टू कंडक्ट ट्रेडिंग बिजनेस, एकदम स्पेसिफिकली बोला है मैंने, ट्रेडिंग बिजनेस जो करता है वो। अब मेरे को बता, इक्विटी को अगर मैं डिविडेंड ना दूं तो क्या मेरा ट्रेडिंग बंद हो जाएगा? मेरा काम है ये रिमोट बेचना, इक्विटी को डिविडेंड दे दूंगी तो ही मैं रिमोट बेच पाऊंगी, वरना रिमोट नहीं जाएगा, ऐसा कुछ है? डिबेंचर को इंटरेस्ट नहीं दिया तो क्या रिमोट नहीं बिकेगा? बिकेगा, ग्राहक आएगा तो रिमोट बिकेगा। उसको पड़ा है कि मैं अपना बैंक लोन का पेमेंट कर रही हूं कि नहीं, उसको पड़ा है कि मैं अपना इंटरेस्ट चुका रही हूं कि नहीं, नहीं, पर उसको फर्क पड़ेगा अगर इसमें 1-2 बटन कम है तो, हाँ है ना। तो जो भी मेरा रोज रोज का काम है, अच्छा सैलरी नहीं पे किया तो क्या मेरा बिजनेस चलेगा? नहीं होगा। अरे बंदे ही नहीं होंगे तो काम किधर से होगा? तो जो भी खर्चा लग रहा है ये बना के बेचने में, वो सारा ऑपरेटिंग है। फाइन विद दिस एवरीवन? दूसरा आएगा तेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा पहले इन्वेस्टिंग ले लेते, पहले इन्वेस्टिंग लेंगे। यस सर, फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा और क्या तू बोल रही थी? इसको मैं प्यार से कैसे समझाऊंगी बेटा? ऑल लॉन्ग टर्म, या फिर उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। तुम्हारे क्या हो गए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटिंग टू इट। फॉर एग्जाम्पल, एसेट बेचा बेटा, अगर मैंने अपना एक एसेट बेच दिया, एक फर्नीचर बेच दूंगी तो क्या मेरा रिमोट नहीं बिकेगा? अरे बिकेगा ना। पर मैंने फर्नीचर क्यों खरीदा था? मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था। ठीक है, एसेट यानी कि वो जगह जहां तुम लोग सामान खरीदते हो, या इन अदर वर्ड सामान, पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो। ठीक है बेटा, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मैंने मेरा पैसा फर्नीचर में लगाया, मैंने मेरे पैसा एसी में लगाया है, जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने वाली हूं। तो बेटा उससे रिलेटेड कोई भी इनकम या एक्सपेंस हो, कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो, सब कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। खाली लॉन्ग टर्म की बात की है मैंने स्पेसिफिकली। ठीक है, करंट क्यों नहीं बात किया है? क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इधर आएगा। करंट एसेट यानी कि क्या? कहने से डेटर मेरा करंट एसेट होता है, और डेटर डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या होता है? सेल्स। क्रेडिटर्स मेरा करंट लायबिलिटी होता है, डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज, जिसके बिना ये नहीं बिकेगा। फाइन, तो इसके लिए पहले एसेट्स को देख रहे हैं हम लोग। एसेट्स में नॉन करंट इधर और करंट ऊपर। अब इसके रिलेटेड सुनेगा, अगर मेरा इंटरेस्ट आया इन्वेस्टमेंट पे, या फिर डिविडेंड आया है बेटा, आया है, किस पे आया है बेटा? इन्वेस्टमेंट पे। अब मेरे को बोलो, इंटरेस्ट आया या डिविडेंड आया, दोनों भी आ रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो कैसा एक्टिविटी हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके लिए बोला एंड ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटिंग टू इट, और ऊपर लिखा था
जो ट्रेडिंग बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, मान के चल मैंने एफडी बनाया है, 1 लाख का एफडी बनाया जिसके ऊपर 6% ब्याज आ रहा है, 6,000 आना चाहिए। अगर बैंक उठ गया, बैंक ने मेरे को 1 लाख रुपया नहीं दिया और मेरा 6,000 का ब्याज नहीं दिया, या मान के चल बैंक ने कुछ डिले किया, या फिर किसी और के पास मैंने 1 लाख रखा है जिसने काट दिया मेरा पैसा, तो मेरे को बोलो क्या उससे मेरा रिमोट बिकना बंद हो जाएगा? नहीं। मतलब इट इज अ रेवेन्यू आइटम बट डज नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग बिजनेस। समझ में आ गया बेटा सब लोगों को? यस। और लास्ट होता है तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा तुम लोगों का शेयर होल्डर का फंड। अगर मैं अपने नए बैलेंस शीट के हिसाब से बोलूं तो शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, यस, प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सम ऑफ देम। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब छोटे टाइम के लिए पैसा बोरो किया है, लेकिन पैसा क्यों बोरो किया है? डे टू डे एक्टिविटी के लिए होगा, ओडी डे टू डे के लिए होता है। लेकिन अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी हो सकता है मैंने कोई एक अच्छे काम के लिए या कोई भी काम के लिए मैंने डायरेक्टर से लोन लिया है, अगर बोला नहीं है ना स्पेसिफिकली उसको करंट लायबिलिटी ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मिलेंगे हम लोग। पर बैंक ओडी रोज रोज के लिए होता है, बैंक बैलेंस है तो बैंक ओडी करंट लायबिलिटीज में जाएगा, रोज रोज से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग हो जाएगा। समझ में आया बेटा तुम लोगों को? अच्छा, इधर अगर तुम लोग समझो तो बैलेंस शीट में बेटा एसेट का मतलब है जहां मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। अभी बच्चे क्या बोलते हैं पता है इधर? जहां दूसरों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। अरे वैसा मत समझो, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। जहां से पैसा मिला है, एग्जैक्टली सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड मिला है। मतलब अभी मुझे इक्विटी शेयर होल्डर से भी पैसा मिला है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पैसा मिला है, डिबेंचर से भी पैसा मिला है, बैंक लोन से भी पैसा मिला है, राइट और नॉट बेटा? यस। सो बेसिकली ये सब क्या हो गए तेरे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गए। LTL इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसको हम लोग न्यू फॉर्मेट में नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। एंड ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इट। ऐसा क्यों बेटा? बैंक लोन पे मैंने ब्याज चुका है, तभी पता है 13,000 का लोन 500 का ब्याज। जो मैं बैंक को ब्याज नहीं चुकाऊंगी तो बैंक क्या करेगा? मेरा रिमोट रोक देगा ऐसा पकड़ के? नहीं। तो बैंक का लोन रीपे करना और उसका ब्याज चुकाना दोनों भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, इक्विटी को डिविडेंड देना, इक्विटी कौन है बेटा? मेरा इक्विटी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उसको डिविडेंड देना भी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिबेंचर मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उसका इंटरेस्ट देना भी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बैंक लोन भी फाइनेंसिंग है तो उसका ब्याज भी फाइनेंसिंग है। एक और एग्जांपल दो, अंडर राइटिंग कमीशन। हु आर अंडर राइटर्स बेटा? जो गारंटी देते हैं कि 100% शेयर्स और डिबेंचर्स इश्यू हो जाएंगे। कैन आई से डायरेक्टली रिलेटेड टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स? तो अंडर राइटिंग कमीशन भी कैसा एक्टिविटी हो गया? फाइनेंसिंग। सबको समझ में आया बेटा? तुझे देखना है कि तेरा खर्चा किससे हो रहा है। सैलरी क्यों पे करते हैं? ताकि रोज रोज का धंधा चले। अच्छा, भाड़ा क्यों भरते हैं? ताकि रोज रोज का धंधा चले, वरना बेटा दुकान ही बंद हो जाएगा तो बेचेंगे कहां से? ओके, उसके बाद मुझे बोलो, और एडवर्टाइजिंग करते हैं तेरे धंधे का, रिमोट ले लो, रिमोट ले लो, रिमोट ले लो, एडवर्टाइजिंग करे, इसके बिना नहीं चलेगा, तो वो कैसा हो गया एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो तेरे प्रोडक्ट बेचने से और खरीदने से रिलेटेड है या फिर अदर एक्टिविटी से रिलेटेड है। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कुछ आया, प्रॉफिट और लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट भी इन्वेस्टिंग होगा। ओके, और कुछ भी फाइनेंसिंग से रिलेटेड आया तो सर फाइनेंसिंग में डाल दो। ये मैंने बेसिक बताया तुम लोगों को, अभी तक मैं डिटेल में गई नहीं हूं क्योंकि डिटेल में तुम्हारे पास 2 मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। वो सब मैंने अभी तक डिस्कस किया ही नहीं, मैं तो तुम्हें बेसिक समझा रही हूँ क्या क्या है चैप्टर में, जस्ट गिविंग यू इंट्रोडक्शन। बेस्ड ऑन दिस इंट्रोडक्शन हेल्प मी आउट कि मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा बना सकती हूँ। चलो मुझे बताओ, मैं बोलूँगी थोड़ा ग्रुपिंग कर दो ना, ये क्या सब कुछ खिचड़ा हो गया है, ये तुझे और मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ में आएगा पर साइंस वालों को समझेगा क्या? नहीं। उनको बोलते देख रोज रोज का काम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, मुझे बता कैश सेल्स कैसा एक्टिविटी हो गया? ऑपरेटिंग। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी ऑपरेटिंग। करंट एसेट है बेटा, बोलो हाँ कि ना? हाँ। इक्विटी फाइनेंसिंग।
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या एसेट, बेटा फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग, नाम में ही इन्वेस्टिंग है बेटा, नाम में इन्वेस्टमेंट है। अच्छा यहां पे आ जाओ, परचेसेस ऑपरेटिंग, क्रेडिटर्स को पे करना ऑपरेटिंग, सैलरी पे करना ऑपरेटिंग, रेंट पे करना ऑपरेटिंग, फिक्स्ड एसेट परचेस करना बेटा इन्वेस्टिंग। तू पैसा डाल के आईफोन खरीद रहा है, तेरे को लगता है पैसा इन्वेस्ट किया है, बरोबर है। नेक्स्ट, बैंक को लोन रीपे करना फाइनेंसिंग, और उसका इंटरेस्ट भी देना फाइनेंसिंग। तो हम लोग सारे ऑपरेटिंग एक साथ लिखेंगे, सारे इन्वेस्टिंग एक साथ लिखेंगे, और सारे फाइनेंसिंग एक साथ लिखेंगे। उसमें अगर मैं ओपनिंग को प्लस कर दूं तो कहने से जो बैलेंस बचेगा वो ये बचेगा। तो तेरा फॉर्मेट क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट will give you closing cash and cash equivalent, या at the end या opening और closing लिखोगे, दोनों भी चलेगा। as on करके लिखेंगे डेट, as on, opening यानी कि at the beginning, closing यानी कि at the end, as on। ओके तो मुझे जरा हेल्प करो यहाँ पे, बोलो तो बेटा कैलसी लो, 48 पैसा आया प्लस 23 पैसा आया, ऑपरेटिंग से आया। ऑपरेटिंग में मैंने 30 पे किया, -30, -41, -9 और -10, कहने से नेगेटिव में जा रहा है। कितना आया, 19,000 आउटफ्लो में गया है बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अभी वापस से आ जाओ, इन्वेस्टिंग में 5,000 प्लस पैसा इनफ्लो हुआ और 25,000 माइनस हो गया, तो कहने से नेट 20,000 माइनस हो गया। जल्दी से बोलो हाँ कि ना बेटा, हाँ। इसके बाद फाइनेंसिंग पे आ जाओ, 53,000 प्लस हुआ है, जिसके सामने खाली 13,500 ही माइनस हुआ है, 39,500 का इनफ्लो आएगा, करेक्ट। इन सब एक्टिविटीज से अगर देखोगे तो ये 500 आता है, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,000 है, तो तेरे पास जो बैलेंस बचेगा कहने से 1,500 का बैलेंस बचा है। क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा? इधर नीचे लिख रहे हो उसके सामने। एवरीवन फाइन विद दिस? किसी को कोई भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में डाउट है? यस देख, इसका ना एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा चलेगा। डायरेक्ट का बेसिक होगा, डायरेक्ट में ज़्यादा मगजमारी नहीं है, डायरेक्ट के 1 या 2 सम ही अपने पास छोटे वाले, बाकी सब बड़े हैं जो एंड में होंगे। फिर ना इनडायरेक्ट का एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा जाएगा, और सारा का सारा डिटेल में डिस्कस करने के बाद आई हैव 7 पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल, रादर 8 करवा दूंगी मैं, एक और मैं लिखवाती हूँ आजकल। 8 पॉइंट्स डिटेल में हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, बड़े वाले एग्जाम्पल्स, और उसके बाद मैं तुम लोगों को एक ट्रिक दिखाऊंगी। वो ट्रिक अगर तुम लोग यूज करोगे तो कोई भी सम दुनिया का पूछने तो करेक्ट आंसर आएगा ही आएगा। ओके, वो ट्रिक घर का खेती है, लेकिन वो हर एक सम में एप्लीकेबल है, क्योंकि वो लॉजिकल है, मैजिक से ट्रिक नहीं आया है। ठीक है, लॉजिक सिखाऊंगी मैं तुम लोगों को, और मैं एक ट्रिक दूंगी, क्योंकि हर एक सम में हम लोग बैठ के देख, तू एग्जाम में बैठ के ना एक से नहीं, अरे हाँ इधर पैसा आया इधर पैसा गया, नहीं होगा टाइम, बिकॉज एग्जाम में टाइम इज द बिगेस्ट क्राइटेरिया जिसमें तुम्हें फुलफिल करना है। तो ट्रिक से लॉजिक भी तुम लोगों को लगेगा, तो एक आदमी सोच लेना हाँ भाई ऐसा होता है, ऐसा ही तुम लोगों को आ रहे, समझ में आ गया। क्लास में हम लोग दोनों करेंगे, ताकि एग्जाम में तुम लोग सीधा ट्रिक यूज करके आंसर फाइंड आउट कर सको। फाइन बेटा, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्कोर मार्क्स, एंड इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पे तुझे एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, तो दोनों एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, अभी तक समझ में आ गया? इतना लिखोगे, चालू करो बेटा। अच्छा, मैंने यहाँ पे हमेशा बच्चों को लिखाती हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट हाई फंडू कैश बैंक अकाउंट। यही कैश बैंक बना रहे, खाली थोड़ा सोबो लैंग्वेज में, बरोबर है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जैसे तुम्हारा कंपनी फाइनल अकाउंट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, बोलना केस बैंक, सोबो, पूरा ये वही चोचला है। कब से? सोगो दे, उस दिन से आज तक बीमारी है। पुकार सिर पे चढ़ गया तेरे। वड़ा पाव वो वाला, अच्छा वाला,
अरे याद है उस दिन हम लोग वो नीचे जब चाय पी रहे थे, एक लड़की गई थी अपने सामने से, मैंने बोला मेरी फ्रेंड है, वो ग्रीस में बैठी है अभी। मेरी जल गई, पता है मेरे को, तुम लोगों को दोनों को बताना था उस दिन कि हम लोग देख रहे थे वो जा रही थी थैले लेके, पक्का ग्रीस के कपड़े होंगे उसमें। मेरे को भी जानना है। ब्लैक में लेने का ना बेटा, ना टैक्स ना गिफ्ट ना जेल, बेस्ट ब्लैक में लेने का। अब मैं गाली दूंगी ऑलमोस्ट दे दिया। सब क्लाइंट जवान ही होंगे जिनका अभी तक शादी नहीं हुआ। लिखा डाउरी, अच्छा डाउरी इसमें से किधर फिट होगा बाय द वे? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? इन्वेस्टिंग। अरे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लायबिलिटी है बेटा। कुछ नहीं, जाने दे। हाँ तो उस पर भी टैक्स पूछा, डाउरी पे पूछा तो एलिमनी पे भी पूछना चाहिए, दोनों होना चाहिए। चलो बाबू हो गया। मेरा हो गया इधर तक लिख के, तुम्हारा भी हो गया, ठीक है। अब इसके दो मेथड समझने के लिए जिसको चाहिए वो लोग लिख सकता है, ये वाला बैलेंस शीट, ठीक है। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी डन इन 2 ways, डायरेक्ट मेथड, पर ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड किसके लिए ना वो समझ ले। इनडायरेक्ट मेथड तो एक्चुअली में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 वे से नहीं होता है बेटा। अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2 वे से फाइंड आउट कर सकते हो तुम लोग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बेटा इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग खाली डायरेक्ट मेथड से होता है। तो इसका मतलब मैडम जब इनडायरेक्ट मांगा तो खाली ऑपरेटिंग बनाने का नहीं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वो लोग किसके लिए स्पेसिफाई करेंगे? खाली ऑपरेटिंग के लिए। तो तुम लोगों को या तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ये डायरेक्ट मेथड से तीनों भी बनाना है, या फिर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ये इनडायरेक्ट मेथड से बनाओ, पर ये दोनों को कौन से मेथड से बनाना पड़ेगा? डायरेक्ट। तो कोई भी मेथड बोलेंगे तुम लोग, ये दोनों तो डायरेक्ट ही दिखाने वाले हो, खाली ऑपरेटिंग के लिए तुम्हें स्पेसिफाई किया जाएगा वेदर द मेथड इज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट? पहले डायरेक्ट समझते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, पहले डायरेक्ट समझ लेते हैं। नाउ व्हेन आई से डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूरा लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मेरे को कोई समझाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि कौन सा वाला डब्बा आएगा? चलो यहां पे जिसने भी नहीं लिखा है बैलेंस शीट उनके लिए बोल देती हूं। अगर मैं ये पूरा बैलेंस शीट बनाने चाहूं, ठीक है, ये सब इरेज कर रही हूं, पूरा बैलेंस शीट अगर सही से बनाऊं तुम लोगों को समझाने के लिए, विच यू विल बी कॉपिंग, ठीक है, और यहां पे मैं पीएनएल बना रही हूं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। बेटा ट्रेडिंग एंड पीएनएल कैन आई से 90% आइटम्स विल बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों 90%? क्योंकि कुछ कुछ होंगे जो कहां पे जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, और कुछ कुछ होंगे जो कहां पे जाएंगे? तुम्हारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। बेसिकली एग्जैक्टली 5% नहीं होगा, समझाने के लिए बोल रही हूं कि मेजर पार्ट ऑपरेटिंग होगा और 10% पार्ट ये दोनों का होगा। पर यहां पर जो नॉन करंट एसेट है वो तो कंपलसरी सारे के सारे कैसे एक्टिविटी होंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जो करंट एसेट्स है वो कैसे एक्टिविटी होंगे? ऑपरेटिंग। यहां पे नॉन करंट लायबिलिटी तुम्हारे फाइनेंसिंग और करंट लायबिलिटीज मेजरली ऑपरेटिंग, मेजरली, ठीक है, एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो देखना पड़ेगा अपने को। सो बेटा अगर ट्रेडिंग एंड पीएनएल देखो ज्यादातर ऑपरेटिंग और थोड़ा बहुत ये चंगू मंगू आएंगे, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में ऑपरेटिंग आता है, उतना याद रखो। वहां पे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। नाउ व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस? समझ, ट्रेडिंग एंड पीएनएल इज बेसिकली क्या है बेटा? जिसमें तुम लोग एक्चुअल कमाई करके पैसा कमाते हो, सामान बेच के पैसा कमाते हो। तो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है? बता ऑपरेटिंग में क्या क्या किया? मैंने बोला देख मैंने कैश सेल्स किया है, मुझे ना सेल्स टोटल नहीं चाहिए, मैं ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बना रही हूं, मैं क्या बना रही हूं बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेल्स करने से कैश इनफ्लो होता है, लेकिन खाली कैश सेल्स करने से कैश इनफ्लो होगा, क्रेडिट के सेल्स करने से कैश इनफ्लो होता नहीं है। वो तब होता है जब हम लोग कलेक्शन करेंगे डेटर से, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इसका फिक्स फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट बता रही हूं। 6 आइटम्स है, ये आ जाएगा प्लस। अब इसमें से कैश परचेज माइनस भी करना पड़ेगा, कैश सेल्स प्लस किया है तो कैश परचेज माइनस, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स प्लस किया है तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स माइनस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेडिंग खत्म कर दिया हम लोगों ने। अब पीएनएल की बात करते हैं, तो पीएनएल में बेटा तेरे सारे के सारे कौन से एक्टिविटीज लेने हैं? कह रहे से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेने, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड दिखाने पड़ेंगे। बोलो हाँ कि ना? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड। मैम ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो ना। बेटा ऑपरेटिंग इनकम यानी कि सेल्स होता है, देयर इज ओनली वन ऑपरेटिंग इनकम मेनली। क्या होता है बेटा? सेल्स। वो आ गया उधर ऊपर। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड तेरा सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है, सब कुछ हम लोग इनर कॉलम में रखेंगे। यस, हर एक आइटम जिसके बिना तेरा बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। तो तुझे तेरा कुछ आइटम मिलेगा, इसमें से तुम लोग तुम्हारे टैक्सेस पेड, क्योंकि टैक्स भी तो बिजनेस के लिए पे करता है बेटा, माइनस करोगे तब जाके तुम लोगों को एक आउटर कॉलम फिगर मिलेगा, जो मैं एक लाइन नीचे लिखूंगी, जिसको मैं बोलूंगी नेट कैश, या तो इन या तो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। किसको ये नहीं समझा है बोलेगा? सबको क्लियर हो गया? ये इसका फिक्स्ड फॉर्मेट है। ये 6 ही चीजें आएंगी। क्या 6 चीजें? चलो 4 सिमिलर है, पहली 4 बोलो। कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल्स के सामने कैश परचेज, डेटर्स से पैसा कलेक्ट किया तो पेमेंट क्रेडिटर्स को किया। फिर उसके अलावा भी तो सारे खर्चे होते हैं, वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ऑपरेटिंग बोला है बेटा, इंटरेस्ट वगैरह नहीं आएगा। और ये सब करने के बाद टैक्स पे करेंगे, वो भी अपने रोज रोज के बिजनेस के लिए टैक्स पे करते हैं, करेक्ट, डाउरी के लिए नहीं, रोज रोज वाला। इधर से क्या करेंगे बेटा? माइनस। अपने को अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिल जाएगा। कितनों को ये नहीं समझा है? समझ में आ गया? अच्छा, ये हो गया। अभी मैं तुम लोगों को फॉर्मेट बता रही हूँ। ये आएगा तुम्हारा ए पार्ट, बी पार्ट आएगा तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी ना बच्चे एक छोटा सा मिस्टेक करते हैं, वो मैं क्लियर करवा देती हूं, बाकी सब तो ठीक है। पैसा कब कब आएगा बोलो तो बेटा? एसेट खरीदने पे पैसा आता है या बेचने पे आता है? बेचने पे। पता है मैंने तुम लोगों को बोला था उससे रिलेटेड भी सारे एक्टिविटीज तुम्हारे ही होंगे। 100 का आइटम अगर मैं 90 में बेच रही हूं, इसका मतलब मैंने 10 का घाटा किया है, तो तुझे 100 - 10 बेसिकली तुझे सीधा सेलिंग प्राइस दिखाना है।
या 100 का आइटम मैंने 120 में बेचा, मतलब 20 का प्रॉफिट किया, तो 100 प्लस 20, कोई 120 प्लस 20 नहीं दिखाएगा बेटा, 120 के अंदर वो प्रॉफिट आ गया। तो सीधा इधर लिखना है सेलिंग प्राइस ऑफ नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट भी आ गया और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी आ गया, ठीक है। एड इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी आएगा, तो क्या कर देंगे हम लोग, ऐड करेंगे। और क्या माइनस कर सकते हैं बेटा, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस। बेटा यहां पे तेरा कॉस्ट प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछेगा, ठीक है। और एनी अदर आइटम रिलेटेड टू इट अगर कुछ होगा, ब्रोकरेज वगैरह सेल करने पे आए तो वो माइनस कर देना। बेचने के लिए हमें ब्रोकर की जरूरत है, बेटा घर है मेरा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, इसको बेचना है, मैंने एक दलाल को बोल के रखा है, भाई आएगा तो करना, तो वो भी अपनी दलाली खाएगा ना, तो वो भी माइनस कर देना। सो एक्सेट्रा आइटम प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जो भी है तुम्हें तुम्हारा मिल जाएगा नेट कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये सिंपल वाला पार्ट आज फिनिश करें हम लोग, फिर कल इंडायरेक्ट का डिटेल में करेंगे, ठीक है। सुबह को ना मुंह धो के आना, ना के आना। और सी पार्ट आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मेरे ख्याल से मेरा एक्सप्लेनेशन आज चालू हो जाएगा इंडायरेक्ट का, क्योंकि मेरे पास दो या तीन ही समय इसके। यहां पे आएगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। तेरे को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं इधर? बेटा इससे पैसा आएगा, मैंने एक शेयर 10 के बदले 15 रुपए मांगा, 5 रुपए का प्रीमियम मांगा, तो मेरे जेब में 10 भी आया है और 5 भी आया है, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में हूं, राइट। अच्छा, अगर कोई डिस्काउंट ऑन इश्यू हुआ तो वो नहीं, अंडर राइटिंग कमीशन माइनस हो जाएगा बेटा इसके ऊपर का। अच्छा, और क्या आ सकता है बेटा, बैंक लोन टेकन, बैंक लोन या एनी लोन टेकन ऐड हो जाएगा, और माइनस रीपेड, लोन रीपेड, ये माइनस होगा। हाँ बेटा अभी मुझे बोलते जाओ, हम लोग डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करेंगे और इक्विटी और प्रेफरेंस पे डिविडेंड पे करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एक्सेट्रा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आइटम इनकम या एक्सपेंस है तो माइनस करो, और आउटर कॉलम में डालोगे तो तुम्हें मिलेगा तुम्हारा नेट कैश इन या आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जो भी आएगा वो फाइनली तुम लोग टोटल लोगे। ये टोटल को तुम लोग क्या बोलोगे बेटा, ये तेरा ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग का होगा। दिस इज योर नेट कैश इन और आउटफ्लो, दैट्स इट। कोई एक्टिविटी से नहीं, फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। इसमें मैं ऐड करूंगी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज ऑन, जो भी डेट होगा ओपनिंग, उससे मुझे मिल जाएगा मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज ऑन। अभी एक चीज ध्यान रखना बेटा, तुम लोगों को ये दोनों अवेलेबल होगा क्वेश्चन में, तो तुझे सीधा ये वाला आंसर मिल जाएगा, और ये आंसर तेरे तीनों एक्टिविटीज को प्लस माइनस करके टैली होना चाहिए, जैसे अपना हुआ था कैश अकाउंट में। 1000 ओपनिंग था, क्लोजिंग 1500 था, तो मुझे पता है नेट 500 ही आएगा, जो मैंने प्रूफ करके बता दिया 39,500 और 39,000 को कि नेट 500 रुपया इनफ्लो हुआ है। समझ में आया? इनडायरेक्ट मेथड लंबा है, डायरेक्ट मेथड इतना ही है। और मेनली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन से एक्टिविटी के लिए फोकस करते हैं बेटा, ऑपरेटिंग, क्योंकि बाकी दोनों तो डायरेक्ट ही होता है, बाकी सब करने में गया, ये डायरेक्ट ही होता है। डायरेक्ट यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो पैसा आया है प्लस करो, गया है वो माइनस करो। इनडायरेक्ट में सब कुछ रिवर्स होता है। ओके, विल कम टू इट लेटर ऑन। डाउट है तो पूछेगा, और नहीं है तो लिखेगा। ये वाला पार्ट लिख लो पहले, बैलेंस शीट वाला।
ત્યાં આગળ તો દૂધવાળું છે, નાની શોપ છે ને ત્યાંથી દૂધ લઉં છું. ये आता है क्यों? ये हो गया, स्क्रॉल करें. हो गया. Use it. Brand is okay. हाँ, but yeah. CFA માટે this is very good. कोनो? Texas Instrument. ये डेल वाला है, छोड़ना. आ जाए इधर. चल ईयरफोन. हम लोग ना इसके ऊपर के, हाँ तो ठीक है ना, वो पानी भर के आएगा. पेज नंबर बताओ. ठीक है, अभी इसमें ये जो सारे पॉइंट्स लिखवाए ना वही मैं तुम लोगों को लिखवाने वाली हूँ, लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड के पॉइंट्स हैं. ये आओ ने ठोठिया, देखो तो कहीं पे कैश बैंक अकाउंट दिया होगा. हाँ सब लोग क्वेश्चन 15 पे आ जाओ. ऐसे 3 सम है. क्वेश्चन 15 पे आओ. 1 मिनट दिया, फटक से पढ़ो मेरे साथ और आइडेंटिफाई करो कौन सा आइटम कौन सा एक्टिविटी में जाएगा. फ्रॉम द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड, prepare cash flow statement for the year ended 31st March 11 in accordance with AS3 using direct method. बोल के रखा है बेटा. Company does not have any cash equivalents. इसका मतलब क्या होता है वो मैंने अभी तक नहीं समझा. AS के पार्ट में आएगा ये कैश इक्विवेलेंस का. अभी के लिए तुम्हारे पास ओपनिंग कैश 50 है, क्लोजिंग 150. इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 100 का इनफ्लो हुआ है. कहाँ से कौन सा एक्टिविटी में हुआ है बाजू में लिख के रखो. ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है कि इन्वेस्टिंग है, हर एक आइटम रीड करो.
अच्छा आ जाओ. इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसा एक्टिविटी है बेटा? फाइनेंसिंग. रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स ऑपरेटिंग. बेटा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गया तुम्हारा. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग. पेमेंट टू सप्लायर्स ऑपरेटिंग. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट. बेटा फिक्स्ड एसेट यानी कि इन्वेस्टिंग. ओवरहेड एक्सपेंसेस रोज रोज का ऑपरेटिंग. वेजेस एंड सैलरीज ऑपरेटिंग. टैक्स पे करना ऑपरेटिंग. डिविडेंड पे किया है बेटा, पे किया है, ये सारा पेमेंट्स है, वो सारा रिसीट है, कैश अकाउंट है. फाइनेंसिंग और बैंक लोन रीपे करना भी फाइनेंसिंग. समझ में आ गया बेटा? इतना हमें सिर्फ डब्बा बनाना है. कैन वी स्टार्ट? आ जाओ, हेडिंग दे दो क्वेश्चन नंबर 15. इन द बुक्स ऑफ X Limited, cash flow statement for year ending 31st March 11. Particulars rupees. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. बेटा डायरेक्ट मेथड है तो उसका फॉर्मेट अपना फिक्स है. ऑपरेटिंग का 6 ही आइटम्स लिखने हैं. 6 में से जितनी एप्लीकेबल है उतनी लिखनी है, पर अभी के लिए ना 6 के 6 याद रखो. स्केल कम है तो इधर एक एक्स्ट्रा पड़ा है. ठीक है, 6 के 6 याद तो रखने हैं, तो अभी के लिए हम लोग सब लिखेंगे. ठीक है बेटा? पहला आएगा तुम्हारा कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स minus cash purchases minus payment to creditors या suppliers. डेटर्स के बदले ऊपर स्लैश करके कस्टमर्स भी लिख देती हूँ. ठीक है? माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड. अंडरलाइन कर रही हूं इसको. 2-3 ऑपरेटिंग है. 2 लाइन छोड़ने के बाद टैक्सेस पेड. जो भी आएगा इतना ही आएगा. दिस विल बी योर नेट कैश. थोड़ा सा जगह रख के फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है. बेटा फॉर्मेट खाली ऑपरेटिंग का ही फिक्स्ड है, बाकियों का नहीं है. तो यहां पे आएगा तुम्हारा कैश फ्लो, यस, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. 5-6 लाइन छोड़ देना. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. वापस से 5-6 लाइन छोड़ देना. लिखा बेटा सबने? अब यहां पे लिखो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज ऑन 1st April 10. यहां पे तेरा नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा. इसके नीचे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो जाके मिलेगा तुझे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज ऑन 31st March 11.
आर यू ऑल रेडी विथ योर डब्बा बेटा? अभी चलो जो जो पता है लिखना चालू करते हैं. मुझे मेरा ओपनिंग 50 ये पता है और क्लोजिंग 150 ये पता है. ओपनिंग 50, क्लोजिंग 150, तो इसका मतलब नेट कैश इनफ्लो 100 हो गया. यस. अभी पोस्टिंग चालू करते हैं ऊपर. चलो किया बेटा सब लोगों ने इधर तक? बॉयज तुम्हारा वेट कर रही हूं मैं. नेहा हो गया बेटा आपका? ओके. सम बोलता है ओपनिंग बैलेंस 50 कंसिडर कर लिया. इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 300. बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालो. इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 300. रिसीट फ्रॉम कस्टमर 2800. बेटा कस्टमर से पैसा आना यानी कि डेटर्स से पैसा आना. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2800. एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 100 रुपया. एसेट बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पॉजिटिव 100 किया. नेक्स्ट पेमेंट टू सप्लायर्स या क्रेडिटर्स 2000. ऊपर आ जाओ इधर. पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2000. नेगेटिव कपड़ा पहना बेटा उसको. डन. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 200. किसमें से माइनस होगा बाबू? इन्वेस्टिंग. जहां सेल किया वहीं पे उसका फिक्स्ड एसेट का परचेज दिखाना है. सेल इज कैश इनफ्लो, परचेज इज कैश आउटफ्लो. 200. ओवरहेड्स एंड वेजेस एंड सैलरीज 200 एंड 100. बेटा दोनों भी मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है. यहां पे लिखो ओवरहेड एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरीज. So, 200 एंड 100 ऊपर नीचे लिख लिया. लिखा बेटा सब लोगों ने? नीचे देखो क्या दिया इसके बाद. टैक्स 250. यहीं पे आएगा नेट टैक्सेस पेड 250. अब देख लिया है मैंने इनकम साइड कोई कैश सेल्स नहीं है और कैश परचेसेस भी नहीं है. दोनों के आगे नील लिख दिया. ओके आगे देखते हैं. आगे डिविडेंड पे किया है 50 का. डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. माइनस पेमेंट ऑफ डिविडेंड. एंड माइनस रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 300. सब कुछ कंसिडर हो गया. नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. बेटा 50 का नेट कैश आउटफ्लो आ रहा है. इन्वेस्टिंग में भी नेट कैश नेगेटिव है. आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. और यहां पे आएगा तेरा नेट कैश इनफ्लो. बताओ तो कितना? 250. देख ले 250 पॉजिटिव में यहां पे लिख रहे हैं उसके सामने. 250 पॉजिटिव में 150 नेगेटिव यानी कि कहने से नेट 100 पॉजिटिव. आगे तुम्हारा मैच कर गया. 5 मार्क का सम. इजी था. करूँ आगे?
नेक्स्ट सम पे आ जाओ. सिमिलर काइंड ऑफ सम है. क्वेश्चन नंबर 16. जल्दी से बाजू में लिखते जाओ कौन सा आइटम किधर जाएगा तेरे हिसाब से. ट्राई योर सेल्फ है. यहीं पे हम लोग खत्म कर देते हैं. बाजू में अमाउंट्स टोटल दे दो. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, नेट कैश प्लस ओपनिंग विल गिव यू क्लोजिंग. देखो इधर ही जगह में हो जाएगा. ओपनिंग 945 मिल रहा है और क्लोजिंग बेटा 4374 बोला है. कोई मुझे बता सकता है नेट कैश कितना आएगा? 4374 क्लोजिंग है जिसमें से 945 तो ओपनिंग है. माइनस कर दो. 3429. चलो बताते जाओ कि इधर कौन सा एक्टिविटी आता है. कर बेटा. ना ना અહીંયા જ. It's not worth solving it twice or rather 3 times. एक और आएगा. So અહીંયા अगर થઈ જતું હોય, why do you want to waste time? We will mark everything over here and write it. Anyways, this is try yourself beta. Consider bank overdraft as short term borrowing for our अंडरस्टैंडिंग. अपने सम में उन्होंने डायरेक्ट में ऐसा लिया है मॉड्यूल में. इनडायरेक्ट मेथड में. चलो रिसीट फ्रॉम कस्टमर. ओपनिंग और क्लोजिंग लिखा है मैंने, बोलते जाओ. रिसीट फ्रॉम कस्टमर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा कॉस्ट का कुछ कम नहीं है. जेब में कितना आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा. इन्वेस्टिंग बोलो ना बेटा प्लीज, मेरे को आता है. इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स या कोई भी शेयर्स, कौन सा एक्टिविटी आएगा? फाइनेंसिंग. एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचना भी इन्वेस्टिंग ही है. पेमेंट टू सप्लायर ऑपरेटिंग. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग. पीपी एक्वायर किया इन्वेस्टिंग. वेजेस, सैलरीज एंड पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स एंड टैक्सेशन तीनों ऑपरेटिंग. डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग. और ये दोनों भी उन्होंने किस में ले? फाइनेंस. तो मुझे बताओ, क्योंकि देखा ऑपरेटिंग में ना फिक्स फॉर्मेट है, तो ऑपरेटिंग में ये दोनों बैठता नहीं है. ये दोनों करेक्ट. तो इसको कहाँ पे ले दिया उन्होंने? फाइनेंसिंग. अभी कैल्सी उठाया होगा तुम लोगों ने, किया होगा. मुझे बताओ ऑपरेटिंग का टोटल कितना है? 8235. नेगेटिव पॉजिटिव. ओके. इन्वेस्टिंग 2646 नेगेटिव एंड 2160. क्या ये सबको मिल रहा है? ओके डन. एक और ऐसा समय ढूंढेगा इसके ऊपर में कहीं पर है, ढूंढना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16. अरे ये नहीं रे, क्या डांबर है. सुफिया मैं तेरे लिए वेट कर रही हूँ, तेरा हो जाएगा तो. हो गया? मैच हुआ? यस. क्वेश्चन 8. ऐसे ही कैश अकाउंट बनाया हुआ है, ये वाला है. क्वेश्चन 8 ट्राई योरसेल्फ. चलो फटाफट से इधर ही करो. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड दिस विल गिव यू नेट कैश.
उसमें ऐड करो ओपनिंग, यू विल गेट योर क्लोजिंग। ओपनिंग 50 है, क्लोजिंग 150, अरे सेम ही समय। ए अमाउंट्स भी सेम है, मत करो, लिखो सेम एज क्वेश्चन 15, अमाउंट्स आर ऑल्सो सेम। देख ले पूरा सेम है, कुछ चेंज नहीं है। 50 और 150 100 का डिफरेंस है। करें तो टाइम पास करके मतलब नहीं है, 250 आएगा, ये 100 आएगा, ये 50 आएगा, रट्टा हो गया अभी तो। डन, कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर डायरेक्ट मेथड। और कोई डायरेक्ट मेथड की सम से? हाँ है। अच्छा, कुछ समय जो दोनों मेथड से बोले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो उसके लिए पहले इनडायरेक्ट भी तो करना ही पड़ेगा ना, फिर ही होगा। और जब दोनों बोले हैं ना, तो हम लोग पूरा सम वापस से करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखेंगे इनडायरेक्ट के हिसाब से ऑपरेटिंग जितना आता है उतना ही डायरेक्ट के हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि बाकी दोनों तो डायरेक्ट सेम ही है, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं, खाली ऑपरेटिंग के लिए ही दोनों होता है। ओके, तो अपने पास ऊपर स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 में से एक सम है मेरे ख्याल से, और देखोगे तो लास्ट में तुम लोगों को सारे डायरेक्ट मेथड्स दिए हुए हैं। लास्ट में यहां पर 20th सम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ है, 19th सम डायरेक्ट मेथड है, यस ये देखो अंडरलाइन करियो, डायरेक्ट मेथड है। 18th सम भी डायरेक्ट है, और 17th डायरेक्ट है, ये रहा लिखा है। 16th और 15th हमने अभी किया है। 14th के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो तुम्हें सम रीड करके अपने आप समझ जाएगा जब मैं सिखाऊंगी इनडायरेक्ट, तो वो क्या कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट। तो यहाँ बेसिकली 15 से चालू होता है, हमने काफ़ी सारे 15, 16 और 8 देख लिया है, बाकी सारे अभी देखने नहीं है, बाकी सारे बाद में देखेंगे। तो अभी तुम लोगों को फोकस करना है इनडायरेक्ट मेथड। कितना टाइम बचा बेटा? पता है, इसलिए पूछ रही हूँ। ये ना एकदम बकवास है, 10 मिनट में ना कुछ होगा ना इतना जल्दी छोड़ दो। आधा घंटा जल्दी छोड़ के क्या फ़ायदा, फिर कल आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लो, चलेगा? 1 तक नहीं, 12:30 तक ले लेती हूँ। जस्ट लुक एट देयर फेसेस। 1 तक ले लो, दोनों ने जो साथ में पलटी मारा है। अच्छा, कल का टाइमिंग बोलो 8 से, ना तेरा ना मेरा, ठीक है? डन, प्लीज डन, चलेगा।